सुप्रभात मित्रों, मैं हूं संजय सिंघानिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंघानिया एसबीसी। दोस्तों, आज मैं वर्ग दसम का हिंदी सब्जेक्ट का अध्याय 1 जाति प्रथा और श्रम विभाजन, इससे संबंधित जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे मैं लेकर आया हूं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है शुरुआत हो चुका है। तो आज का पहला अध्याय से हम जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे मैं आज डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन ये रहा कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं कि विडंबना का स्वरूप क्या है। लेखक जो है किस विडंबना की बात करते हैं और उस विडंबना का स्वरूप क्या है। तो इसका देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा, लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर यह जो है अक्षर हमारी आवाज़ को भी आप सुनकर लिख सकते हैं या इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है। जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, जिससे आपको क्या, अगर लिख लेते हैं तो हमारी आवाज़ सुनकर भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो क्या कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी आप रख सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है। जाति प्रथा किसका रूप ले लिया है? श्रम विभाजन का रूप ले लिया है और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। तो इसका ये आंसर हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग आ चुके हैं कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। जो जाति है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। तो भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है। क्या है? अस्वाभाविक है। भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता है। जातिवाद जो होता है श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है। माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो व्यवस्था अरुचिपूर्ण यानी व्यवस्थापूर्ण या अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीब और अकर्मव्यता को बढ़ाने वाला है। यानी कि उसे पता भी नहीं रहता है कि हम कौन सा कार्य करने वाला है, उनसे अरुचिपूर्ण होता है वह कार्य। तो इसका आंसर आप लोग लिख लिए होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, कैसे बनी हुई है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। कह रहा है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो आंसर देखिए, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का
एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों का कार्य करने में न दिल लगे न दिमाग लगे तो कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। तो आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। हम बार बार कहते हैं कि वीडियो को पॉज करके भी आप रोक करके भी लिख सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट लिया कीजिए इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न में भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। लेखक जो है आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। तो इसका देखिए आंसर क्या है, लिखे हैं। तो लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों की निर्धारित कार्य को मानते हैं। लेखक भीमराव अंबेडकर क्या मानते हैं, तो उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जो होती है निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और विवशता बस मनुष्य काम को टालने लगता है और काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने में न दिल लगता है और ना ही दिमाग लगता है, तो क्या कहना, न दिल लगे न दिमाग, तो यह कोई कार्य कैसे प्राप्त हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या है कि लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया। लेखक भीमराव अंबेडकर ने किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है। तो इसका आंसर देख लीजिए। लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है कि अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी और रुचि और व्यवस्था में श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप इत्यादि जो दिखाए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या कह रहा है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए अनेक विशेषताओं का आवश्यक माना है, अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो कह रहा है बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए, हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। चलते हैं इस अध्याय के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9 कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पाठ का सारांश लिखें। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखें। तो देखिए क्या हम बताते हैं और उसको आप गौर से सुनिएगा और लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कह रहा आज के युग में जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। आज के युग में जो है जाति प्रथा का वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन क्या नहीं है? श्रमिक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन निसंदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है, श्रमिक विभाजन नहीं। जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। इसमें ऊंच नीच का भेद करती है। इसमें क्या होती है? ऊंच नीच का भेद होती है। आगे हम लिखें कि वस्तुतः जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता है। वस्तुतः जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता है, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है। श्रम विभाजन किसके रुचि पर होता है? मनुष्य की रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर जन्म पेशा थोप देती है।
क्या करती है? जाति प्रथा मनुष्य को जन्म पेशा पर थोप देती है। मनुष्य की रुचि अरुचि इसमें कोई मायने नहीं रखती है। मनुष्य की रुचि और अरुचि इसमें जाति प्रथा पर कोई मायने नहीं रखती है। ऐसी हालात में व्यक्ति अपना काम टालू ढंग से करता है, मतलब अच्छे ढंग से नहीं करता। न कुशलता आती है, न श्रेष्ठ उत्पादन होता है, न अच्छा उत्पादन होता है। चूंकि व्यवसाय में ऊंच नीच होता रहता है, अतः जरूरी है पेशा बदलने का विकल्प। चूंकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है। जाति प्रथा में क्या होता है? पेशा लोग नहीं बदल सकते हैं। तो आगे हम लिखे अगला पैराग्राफ में, देखिए क्या लिखे हैं। इसलिए यह प्रथा गरीबी और उत्पीड़न तथा बेरोजगारी को जन्म देती है। यह प्रथा जो है, जाति प्रथा किसकी जन्म देती है? तो गरीबी और उत्पीड़न तथा बेरोजगारी को जन्म देता है। भारत की गरीबी और बेरोजगारी को मूल में जाति प्रथा ही है। भारत की गरीबी और बेरोजगारी जो है मूल रूप से वह जाति प्रथा ही है। अतः स्पष्ट है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है। आदर्श समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होता है। यहाँ बहुविध हो जाए, बहुविध हितों में सबका भाग होता है। इसमें अबाध संपर्क के अनेक साधन है एवं अवसर उपलब्ध होते हैं। लोग दूध और पानी की तरह हिले मिले रहते हैं। इसी का नाम लोकतंत्र है। इसी का नाम क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र मूल रूप से सामूहिक जीवनचर्या और सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.